गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वन सेकेंड ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लास 10th का लेसन थर्ड, नेशनलिज्म इन इंडिया। बेटा ये इस लेसन का सेकेंड वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट है क्या? पेज नंबर देखिए आप लोग 55 पेज आप लोग ओपन कीजिए। रॉलेट एक्ट हम लोग पढ़ेंगे आज। हाँ यस, इसे पर बेटा पहले हम लोग पढ़े सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। वो सबसे पहले कहाँ गए थे? बिहार। 1916 में चंपारण जिला में। इसके बाद 1917 में गए थे वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और 1918 में अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स थे उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब देखते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या होता है और रॉलेट एक्ट हुआ क्यों था। एक्चुअली में महात्मा गांधी जब अलग अलग प्लेस पर जाकर लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो गवर्नमेंट को लगी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगी थी कहीं ना कहीं इंडिया वाले अगर जाग गए तो हमारी जो है यहाँ पर चलती जो है बंद हो जाएगी। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको जानते हैं रॉलेट एक्ट के नाम से, एक्चुअली 1919 में। देखते हैं हम लोग। Embodied with his success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the possessed Rowlatt Act 1919। जो रॉलेट एक्ट 1990 में पास हुआ था, 1919 में पास हुआ था, उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया था कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में एक मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, सत्याग्रह लॉन्च किया जाएगा ताकि रॉलेट एक्ट को वापस सरकार ले ले। तो रॉलेट एक्ट में है क्या, एक्चुअली जान लेते हैं। दिस एक्ट हैज हार्डली पास थ्रू द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो जो ब्रिटेन में काउंसिल थी उसमें ये एक्ट पास होकर के आया था। तो इस एक्ट में ये था कि जिसका की अपोजिशन में था, इंडियन जो पॉलिटी था, मेंबर्स थे, उसके अपोजिशन में था। तो इस एक्ट का मतलब देखिए, आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए, लाइन कर लीजिए बल्कि, कि इट गिव द गवर्नमेंट इनमरस पावर। व्हाट डू यू नो अबाउट रॉलेट एक्ट? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है बराबर एग्जाम में कि व्हाट डू यू नो अबाउट रॉलेट एक्ट, what is the main motive of Rowlatt Act, okay, and when it was implemented? तो it was implemented in 1990, okay। तो it gave the government enormous power to repress the political activities, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, राजनीतिक कार्यों को दबाने के लिए यह एक तरह से गवर्नमेंट के बहुत बड़ी पावर दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से। The and allow detention the political prisoner विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मैंने जैसे कल बताया था कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बिना ट्रायल चलाए, बिना उस पर केस किए 2 वर्ष के लिए सजा दे देना, ये एक्ट में नियम बन गया था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा खतरा महसूस होता था या होना था, वैसे लोगों को 2 वर्ष के लिए जो है सजा दे देना इस रॉलेट एक्ट में स्पष्ट लिखा गया था, ओके। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट अगेंस्ट द सच अनजस्ट लॉ। और महात्मा गांधी चाहते थे कि इस तरह की जो रॉलेट एक्ट है, इस तरह की जो नियम पास हुआ है, उसके अगेंस्ट में सिविल डिसोबीडियंट नॉन वायलेंस माध्यम से किया जाए ताकि वायलेंस भी ना हो, हिंसा भी ना हो, अहिंसात्मक ढंग से इसका आंदोलन किया जाए ताकि रॉलेट एक्ट वापस ले लिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर हड़ताल स्टार्ट हो गया रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इस बैकग्राउंड को, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट। इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने को मिलेगी आप लोगों को। देखिए, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में कब स्टार्ट हुआ धरना हड़ताल? 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट हो गया, ओके। अब देखते हैं, रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, यानी कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जगह जगह शहरों में हड़तालें होना स्टार्ट हो गया, रैलियां निकलनी शुरू हो गई, नारे लगने शुरू हो गए। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, जो वर्कर्स थे रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में या अलग अलग जगहों पर, वे लोग स्ट्राइक स्टार्ट कर दिए, संघर्ष आंदोलन स्टार्ट कर दिया, हड़तालें शुरू कर दी। रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन, दुकानें सब बंद होने स्टार्ट हो गया। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड ascribed that lines of the communication such as railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to camp down the nationalists। इस तरह से जो है भारत के लोग थे, इंडियन लोग थे, वे लोग रेलवे को, फोन लाइन को, तारों को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर, दुकानें बंद कर दी, बहुत सारे जो है जगह पे स्ट्राइक होना शुरू हो गया, आंदोलन होना शुरू हो गया। इस आंदोलन को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने
बहुत सारे कठोर कदम उठाए, जिसमें जो है लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप, जो लोकल नेता थे जगह जगह पर जो हड़तालें करते थे उनको पकड़ लिया गया, उनको वहां से उठा लिया गया और जेल में डाल दिया गया। पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, महात्मा गांधी को जो है दिल्ली जाने से मना कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। 10 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑन 10 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू हो गया। 4 दिन हड़ताल चला कंटिन्यू शहरों में अलग अलग जगहों पर। और 10 अप्रैल को पुलिस इन अमृतसर फायर्ड ओपन अ पीसफुल ऑपरेशन प्रोवोकिंग द वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। ठीक है, यानी कि जो पुलिस है 10 अप्रैल को जो लोग हड़ताल कर रहे थे पुलिस स्टेशन पे या पोस्ट ऑफिस में या रेलवे में या बैंक्स में, तो वैसे लोगों के विरुद्ध सरकार जो है अपना डंडा घुमाया। और वहां पर बेटा हमारे यहाँ नेटवर्क सही है, 980 केबी का दे रहा है स्पीड। ठीक है, थोड़ा सा अपना देखो, 1 MB का भी स्पीड हो गया मेरे यहाँ, तो अब मैं थोड़ा सा आप नेटवर्क देख लो। तो जो था कि 10 अप्रैल को जो है अमृतसर में या पूरे कंट्री में जो है कह सकते हैं कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ठीक है, और जिसका कमांड जो है जनरल डायर को दे दिया गया। ठीक है, यानी कि ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल ऑपरेशन provoking widespread attacks on banks, post offices and railway station. Martial law was imposed. मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नो एनी 4 या मोर देन 3 पर्सन अलाउड टू मीट देयर एट वन प्लेस। ओके, यानी कि मार्शल लॉ वह नियम होता है कि किसी भी जगह पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा नहीं होना, इसमें होता है मार्शल लॉ में। इसको हम लोग 144 भी बोल सकते हैं, इसको लगा हुआ है। ठीक है, इमरजेंसी भी इसे कह सकते हैं। और इस मार्शल लॉ का जो है जो कमांड है जनरल डायर को दे दिया गया 10 अप्रैल को। अब देखिए आफ्टर 3 डेज क्या होता है, पेज नंबर पलटिए, आप लोग पेज नंबर 56 है। ऑन 13 अप्रैल इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और 13 अप्रैल यानी कि मार्शल लॉ लगने के 3 दिन बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को लोग ये देते हैं, अंजाम देते हैं। ऑन दैट डे, उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली समझ लीजिए। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, यानी कि जलियांवाला बाग जो है चारों तरफ से बंद था, चार दीवारी थी और उसमें जो है लोग भीड़ इकट्ठी हुई थी। एक्चुअली वहां पर क्या था कि सम कम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, यानी कुछ लोग जो है इसमें जो है आए थे। गवर्नमेंट जो है रॉलेट एक्ट लागू कर चुकी थी या जो मार्शल लॉ लागू की थी, इसके विरुद्ध में कुछ लोग अपने आए थे कि विचार विमर्श करने कि आखिर हमारी अब अगली कदम क्या होगी। इंडियन के लोग आए थे और दूसरे लोग अदर्स हैड टू कम अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और चूंकि ये अप्रैल में वहाँ पंजाब में बैसाखी मेला लगता है फसल कटने के बाद, आप लोग पता होगा, तो बैसाखी मेला अटेंड करने आए थे। चूंकि जो है ये जलियांवाला बाग जो है मेन शहर से दूर था और वहाँ ग्रामीण लोगों को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ होता क्या है या मार्शल लॉ लग चुका है। तो वे लोग मेले में घूमने आए थे और इसी मेले की आड़ में जो हमारे नेशनलिस्ट थे सोचते कि हम मेले में सरकार की ध्यान जाएगी नहीं, हम लोग वहां जाकर के अपनी आगे की प्लानिंग जो है हम लोग कर लेंगे। ओके, तो इसी में वो अपना प्लानिंग कर रहे थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, क्योंकि शहर से आउटसाइड होने के कारण मेनी विलेजर्स वेयर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड, यानी कि शहर से काफी दूर होने के कारण जो है गांव के लोग मार्शल लॉ से अनभिज्ञ थे और जान नहीं पाए कि मार्शल लॉ लगा भी है, और लगा भी है तो इसका मतलब क्या होता है। डैड इंटर द एरिया ब्लॉक्ड द एग्जिस्ट, डायर जो है उस एरिया में गया और जो उस बाग से निकलने वाला रास्ता जो था उस पॉइंट पे खड़ा हो गया, उसको ब्लॉक कर दिया। एंड ओपन द फायर ऑफ द क्राउड, यानी कि भीड़ में गोली चलाने का आदेश दे दिया। किलिंग हंड्रेड्स, यानी कि 100 लोगों की जाने गई। ही ऑब्जेक्ट आज ही डिक्लेयर लेटर, और बाद में बता दिया कि वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही फीलिंग द टेरर एंड वेव्स। और बाद में जब इसके गवर्नमेंट ने पूछी कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उन्होंने बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि लोगों के मन में जो गवर्नमेंट के प्रति डर और टेरर की भावनाओं को भगाने के लिए जो सत्याग्रही हैं, जो आंदोलनकर्ताओं हैं, उनको भगाने के लिए, उनको डराने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, इस तरह से बातों को जनरल डायर ने डिक्लेयर कर दिया। तो बेटा बता दें, इसमें घटना में एक बात आती है कि यहाँ पर ये बाग के बीचों बीच एक कुआं था। जब स्टार्टिंग में जब फायरिंग स्टार्ट हुई तो लोग जो है 1 आध 2 लोग जो है कुएं में कूद गए
कि गोली लगने से बेटर है कि हम कुएं में अपना कूद के कम से कम बचे तो रहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक बाय एक, वन बाय वन जो भी आते गया उस कुएं में कूदते गया। इसमें इतने लोग कूद गए, उतने लोग उसमें गिर गए कि लोग एक के ऊपर एक हो क्या करे, अपने जान को, बहुत लोगों ने उसमें उसमें मतलब गिर करके मर गए थे। तो बहुत सारे जिसमें लॉसेस हुए थे। द न्यूज ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड क्राउड टू स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। और जलियांवाला बाग जैसे जैसे नॉर्थ टाउन में यानी कि उत्तरी भारत में फैलते गया, और ये स्ट्राइक जो है और तेजी से बढ़ते गया। देयर वेयर स्ट्राइक क्लैश विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग। और जो है लोग तो जो थे पुलिस पर और गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद वाटर रिस्प्रेशन। और गवर्नमेंट भी जो थी बहुत इसको बर्बरता से दबाने का प्रयास किया। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट और टेरिटोरी, यानी कि लोगों को मतलब कह सकते हैं कि बेइज्जती, ह्यूमिलेट होता है कि मतलब किसी को बेइज्जती करना, ठीक है ना, उसको ह्यूमिलिएट करना कह सकते हैं, मतलब मनहानि करना, किसी को मान सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसे वर्क होने लगा। पीपुल सत्याग्रही वेयर फोर्स्ड। और जो सत्याग्रही लोग थे उसको पकड़ा जाने लगा गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उन जो जो लोग पकड़े जाते थे उनको रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, कहा था कि नाक को जो है अपने ग्राउंड में, जमीन में रगड़ो। इस तरह से पनिशमेंट उनको दी जाने स्टार्ट हो गई। और इतना ही नहीं बल्कि क्राउड ऑन स्ट्रीट हैड टू स्लैम। और उसको जो सैल्यूट, जो साहब हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उसको सैल्यूट करो और उनसे माफी मांगो। इस तरह से मतलब बहुत सारी यातनाएं जो है जो इंडियंस पीपुल्स से सत्याग्रही थे उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी जाने लगी। और जो है इसी दौरान क्या किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब, जो कि गुर्जरवाला एक प्लेस का नाम है, पंजाब में पड़ता है, अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर बमबारी कर दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो महात्मा गांधी ने देखा कि भाई ये तो नॉन वायलेंस मीटिंग थी, सत्याग्रह मूवमेंट था, और यहाँ पर वायलेंस होना शुरू हो गया। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, यानी कि मूवमेंट को वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग इंसिडेंट ये था। आता है कि मतलब डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, या व्हाट डू नो अबाउट जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इसके बारे में आपको लिखना पड़ता है, तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। जलियांवाला बाग 10 अप्रैल को जो मार्शल लॉ एक्ट हुआ था उसके बाद जो है स्टार्ट हुआ 13 अप्रैल से, यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो है घटना हुई थी 1919 में। यार डेट याद रखिएगा, मार्शल लॉ कब लगा था और आपको रॉलेट एक्ट कब आया था। ये सब रॉलेट एक्ट आपको अप्रैल में 1919 में आया था। और महात्मा गांधी जो है 6 अप्रैल को हड़ताल पर स्टार्ट किए थे सत्याग्रह मूवमेंट को लेकर के। 10 अप्रैल को जो है मार्शल लॉ एक्ट हुआ था, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुई थी। ओके बेटा, आप लोग समझ आ रहे कि नहीं, समझ आ रहा है ना? ओके, आगे देखते हैं हम लोग। तो while the Rowlatt Act Satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly in the cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. देखा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किया था, तो ये पूरे जो है कंट्री में या पूरे शहर में नहीं हुआ था, ये कुछ ही शहरों में, कुछ ही सिटी में सिमट कर आ गया था, जिसका प्रभाव जो है काफी ज्यादा नहीं पड़ा था। तो महात्मा गांधी ने महसूस किया, फीलिंग किया, रियलाइज किया कि हमें अगर देश को आजाद दिलाना है या इस रॉलेट एक्ट से मुक्ति पाना है, तो इसको बड़े पैमाने पर, इसको लार्ज स्केल पर पूरे देश में इसको क्या करना पड़ेगा, लंच करना पड़ेगा। बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड ऑर्गेनाइज विदाउट द ब्रिंगिंग ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। लेकिन महात्मा गांधी अभी महसूस किए कि इतने बड़ा मूवमेंट जो है हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम भी हैं, तो हम केवल एक पार्टी को लेकर के, एक जाति को लेकर के, एक कास्ट को लेकर के हम किसी बड़े मूवमेंट को अंजाम नहीं दे सकते हैं। रियलाइज किए कि हमारे देश में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक साथ ऑर्गेनाइज करके हम कोई मूवमेंट करें तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा, उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खलीफा इशू। तब महात्मा गांधी के मन में एक आइडिया आया कि अगर हम खलीफा इशू को लेते हैं, खलीफा इशू को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात बन सकती है। तब खलीफा मूवमेंट क्या है, खलीफा इशू क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए, तो खलीफा इशू है क्या, समझ लीजिए। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड इंडेड
विद द डिफीट ऑफ ऑटमन टर्की। मेरा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में जो समाप्त हुआ था, जो कि 1914 से स्टार्ट हुआ था, तो युद्ध की समाप्ति हुई थी ऑटमन टर्की की हार के बाद। यानी कि ऑटमन टर्की जो था, वहाँ एक जगह से कि मुस्लिमों का एक धार्मिक स्थल है, या मतलब धार्मिक मतलब वो है, प्लेस है। एंड देयर वेयर र्यूमर्स दैट हरास्ट पीस ट्रेटी वाज गोइंग टू द इम्पोज ऑफ ऑटमन इम्पर। और एक अफवाह फैला दिया कि जो ऑटमन का एम्पायर था, जो कि इस्लामिक कंट्री का मुख्य होता था, जिसको खलीफा कहते थे, उसकी वजह से जो ये हार हुई है, और वहां पर उसके ऊपर थोप दिया गया था। टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर्स, a Khalifa committee was formed in Bombay in March 1919। इस प्रकार खलीफा को फिर से पावर मिलाने के लिए मार्च में बॉम्बे में 1990 में एक खलीफा नाम की कमेटी बैठाई गई, खलीफा नाम की एक मीटिंग की गई, ठीक है, जिसका जो मेन लीडर्स थे वो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। यानी कि हु इज द फाउंडर ऑफ खलीफा कमेटी या खलीफा मूवमेंट, तो आ जाएगा नाम मोहम्मद अली एंड शौकत अली, याद रखना आप लोग। Who is the founder of Khalifa movement and when it was formed? It was formed in March 1919 in Mumbai। कहाँ बेटा? 1919 में, ओके। और दो ब्रदर्स है, मोहम्मद अली और शौकत अली, began to discuss with महात्मा गांधी about the possibility ऑफ द यूनाइटेड मास अगेशन ऑन दिस इशू। और महात्मा गांधी से मिले, और महात्मा गांधी ने अलग अलग कई इशू पर बात किया कि हम लोग किस तरह से इस बड़े इशू में, यानी कि रॉलेट एक्ट के छुटकारा पा सकते हैं, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी और दोनों भाइयों के बीच में डिस्कशन हुआ। Gandhiji saw this an opportunity to bring the Muslim under the umbrella of the unified national movement। महात्मा गांधी को लगा कि यही बढ़िया अवसर है जब हम हिंदू और मुस्लिम को एकता करके, एक यूनिटी करके अपने देश की जो नेशनल मूवमेंट है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ओके। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर, याद रखना मैप में आता है कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो कलकत्ता, नागपुर और आपको महाराष्ट्र, कलकत्ता नागपुर ऐसा पढ़ाएंगे आगे। नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, और कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर, तो मैप में आता है लिखने को, याद रखना इसको, ठीक है। कांग्रेस सेशन कब हुआ, कंट्री में हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में। He convinced their other leaders of the need of the start nut cooperation movement in support to the खिलाफत as well as स्वराज। यानी कि महात्मा गांधी डिसाइड किए कलकत्ता में जो कांग्रेस जो हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, कि अब हम लोग के पास जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने के साथ साथ हम लोग खिलाफत मूवमेंट को भी स्वराज के लिए आवाज उठाएंगे। यानी कि यहीं पर जो है आपको कांग्रेस जो हुई थी कलकत्ता में 1920 में, यहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और स्वराज की या खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। तो आखिर नॉन कॉपरेशन क्यों? पॉइंट नंबर सेकंड है, व्हाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन ही क्यों? तो देखिए नॉन कॉपरेशन मतलब होता है असहयोग, होता है कॉपरेट मतलब सहयोग करना, और नॉन कॉपरेशन मतलब होता है असहयोग करना, इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। आखिर असहयोग आंदोलन क्यों? सपोज दैट आपके गांव में कहीं बाहर से कोई 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग आए हैं, तो अगर गांव के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, राशन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं करेगा, तो वो कई दिन आपके गांव में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। लास्टली उन्हें गांव छोड़ जाना ही पड़ेगा। तो इसी आइडिया पर महात्मा गांधी ने कहा था अपने बुक हिंद स्वराज में, ठीक है, कि अगर हम लोग, अगर यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट इटेब्लिश है, राज्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट के बदौलत कर रही है। अगर हम उसको सपोर्ट करना छोड़ दें तो कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कंट्री छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए हमें नॉन कॉपरेशन करने की जरूरत है, नॉन कॉपरेशन को हमें अंजाम देना होगा। देखते हैं पॉइंट में नॉन कॉपरेशन हुआ क्या था। तो इन हिज फेमस बुक ऑफ हिंद स्वराज आता है, हु इज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, तो महात्मा गांधी। एंड व्हेन इट वाज लॉन्च या मतलब राइट रोड 1909 में उन्होंने कहा था, डिक्लेयर किया था, द ब्रिटिश रूल वाज इटेब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियन। महात्मा गांधी ने उसमें लिखा था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कंट्री में रूल कर रही है तो वो केवल मात्र इंडियन के कॉपरेशन से। अगर इंडिया के लोग कॉपरेट करना छोड़ दे तो क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत दिन तक नहीं हमारे कंट्री में रह पाएगी। एंड ही सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज of his cooperation. If Indian refused the cooperate, British rule in India would collapse within a year। यानी कुछ ही वर्षों में साफ जाएगा, एंड स्वराज वुड कम, स्वराज जो कंट्री हमारे आ जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ था इसमें।
हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, आखिर नॉन कॉपरेशन ये आंदोलन का रूप कैसे ले लिया? तो गांधी जी प्रपोज दैट इफ दैट द मूवमेंट कुड अनफोल्ड इन अ स्टेज, इट शुड begin with the surrender of titles that government awarded and the boycott of the civil services, army, police, court, legislative council, schools एंड फॉरेन गुड्स। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनको सपोर्ट नहीं करना है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने टाइटल दे रखा है, किसी को उपाधि दे रखी है, कोई पदवी दे रखी है, कोई काम दे रखा है, तो उस काम को सबको लोग को रिफ्यूज करना होगा कि हम ये आपका काम नहीं करेंगे, हम ये टाइटल नहीं लेंगे, हम आपका अंडर में वर्क नहीं करेंगे। जैसे सिविल सर्विसेज में जो लोग थे वो लोग बाइकाट करें, आर्मी में बहुत लोग आर्मी छोड़ दिए, पुलिस जो लोग ज्वाइन किए थे वो छोड़ दिए, कोर्ट में लोग वकील लोग थे या फिर और जो वर्कर होते हैं वो जाना छोड़ दिए, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के मेंबर थे वो अपना छोड़ दिए, टीचर लोग स्कूल छोड़ दिए, बच्चे लोग पढ़ाई छोड़ दिए, फॉरेन गुड्स जो है विदेशी सामानों का बहिष्कार होना शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने कहा था जो भी कंट्रोल जो भी जो एक्टिविटीज है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो चालू हो रही है, कंट्रोल हो रही है, उसको अगर इंडियन लोग बाइकाट करें तो हम लोग इससे निजात पा सकते हैं। ओके, देन इन केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज रिस्पेशन ऑफ फुल सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन वुड बी लॉन्च। और इस प्रकार जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है परिपूर्ण रूप से सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन को लॉन्च किया गया। थ्रू द समर का मतलब सीजन था 1920 में महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूल्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट, यानी कि शौकत अली और महात्मा गांधी दोनों लोग देश के अलग अलग एरियाओं में घूमना स्टार्ट कर दिए ताकि लोगों को क्या किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि इस तरह से करना है, हमें अगली प्लानिंग क्या है, हमें किस चीज को बहिष्कार करना है, इससे क्या फायदा है, नहीं सारी बातों को बताने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जगह जगह पे लोग स्टार्ट कर दिए घूमना। ठीक है, मेनी विद इन द कांग्रेस वेयर, बहुत सारी मीटिंग्स इसमें ली गई। हाउ एवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, यानी कि महात्मा गांधी के प्रपोजल के बारे में बताया जाने लगा। दे वेयर रिल्यूसेंट द बाइकाट ऑफ द काउंसिल इलेक्शन, यानी काउंसिल इलेक्शन जो हुआ करती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में हुआ, उसको भी लोग बाइकाट करना स्टार्ट कर दिए। शेड्यूल फॉर नवंबर 1920, जो 1920 में इलेक्शन होना था उसको ये भी लोग बाइकाट करना स्टार्ट कर दिए। एंड दे फेयर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, चूंकि डरते थे कि अगर ये भाई ऐसा हो तो फिर ये जो मूवमेंट है उसके जैसा रॉलेट एक्ट की तरह जो है फिर वायलेंस ना हो जाए, अहिंसा ना हो जाए। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज अ इंटेंस टिश्यू विद इन द कांग्रेस फॉर व्हाइल seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movements. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, देखिए पहला कहाँ हुआ था 1920 में हुआ था सितंबर में कलकत्ता में, और फिर 1920 दिसंबर में हुआ था नागपुर में। टू कंप्रोमाइज दैट वर्कड आउट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, यानी कि फिर फाइनली आपको नागपुर में 1920 दिसंबर में मीटिंग हुआ कि हम लोग किस तरह से हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करेंगे, उसमें अडॉप्ट किया गया। तो हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड, आखिर मूवमेंट किस तरह से वर्क किया, कैसे अनफोल्ड हुआ, हु पार्टिसिपेटेड इन, इसमें पार्टिसिपेट कौन किया, और हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कन्वेंस, इसमें अलग अलग लोग जो है किस तरह से ऐड हुए, और नॉन कॉपरेशन का सब में विचार कैसा कैसा था। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 है पेज नंबर 58, डिफरिंग स्टैंड विद द मूवमेंट, यानी कि इस आंदोलन को अलग अलग जो है लोग जो थे अलग अलग नजर से देखा, इसका जो इफेक्ट पड़ा अलग अलग एरियाओं में अलग अलग हुआ। जैसे पॉइंट नंबर 2.1 दिया है, मूवमेंट इन द टाउन में किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। रिवेलियन इन द काउंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा और किस तरह से वहां पर इफेक्ट हुआ। और स्वराज इन द प्लांटेशन, जो प्लांटेशन में वर्क करते हैं उन लेबरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो हम लोग पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे हैं।